हाय एवरीवन। तो आज के एडिटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं, आपने हाल ही में खबरों में एक न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया ने $400 बिलियन के जो एक्सपोर्ट है वो उसने जो एक माइल स्टोन निर्धारित किया था उससे भी ज़्यादा उसने एक्सपोर्ट कर दिए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट करके जानकारी दी थी और फिर कई न्यूज़ पोर्टल ने, कई न्यूज़ मीडिया आउटलेट ने इस चीज़ को बड़े ही इंटेंसिवली कवर किया। तो उसी चीज़ पर ये बेस्ड है एडिटोरियल कि कैसे हमने जो हमारे सामने कोविड-19 के जो चैलेंजेस हैं वो सामने आए और अभी भी कौन कौन से चैलेंज हैं उनको हम ओवरकम करके हमारा जो इम्पोर्ट है उसको कम करें और एक्सपोर्ट को क्या करें और बढ़ाएं, जिससे क्या होता है जो फीजल डेफिसिट होता है या जो ट्रेड डेफिसिट होता है उस चीज़ को क्या करें हम ज़्यादा से ज़्यादा कम करें, मतलब हम इम्पोर्ट कम करें और एक्सपोर्ट ज़्यादा करें। तो जिससे जो हमारी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको कहीं ना कहीं लाभ हो और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब जनरेट हो। ज़्यादा से ज़्यादा जॉब जनरेट होंगी तो लोगों की जो लाइवलीहुड है उसमें सुधार आएगा तो नो डाउट फिर हर एक व्यक्ति का विकास होगा तो देश का विकास होगा। तो ये पूरी फिलॉसफी है या पूरा रूल्स है जो गवर्नमेंट इस चीज़ को फुलफिल कर रही है। तो स्टार्ट करते हैं इस एडिटोरियल को, जो कि हमारी जो इकोनॉमी है या जो हमारा एक्सपोर्ट है उसको लेकर है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है वहाँ जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को, जहाँ पर मैं इस एडिटोरियल की PDF भी शेयर कर देता हूँ। तो वहाँ पर आप खुद अपने हिसाब से जो एडिटोरियल है उसकी जो PDF है उसको आप पढ़ सकते हो। और अगर आप अनअकैडमी पे किसी भी प्रकार का कोई सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहते हो तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो SHRINATH10। ये कूपन कोड यूज़ करके जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा वो आप अवेल कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। हार्टनिंग माइल स्टोन, खुशी देने वाली उपलब्ध माइल स्टोन या खुशी देने वाला लक्ष्य। बियॉन्ड द स्टॉप गैप मेजर सच एज द इनेबलिंग रूपी रूबल ट्रेड, इंडिया मस्ट एक्सपेडाइट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो यहाँ पर स्टॉप गैप मेजर मतलब जैसे आपने देखा होगा कि डॉलर पर जो प्रतिबंध लगाया, रसिया पर जितने भी प्रतिबंध लगाए, तो क्या हुआ कि रसिया ने एक ऑफ़र दिया कि भैया आप हमसे तेल परचेस कर लो, हम आपसे डॉलर की मांग नहीं करेंगे, हम आपसे रुपी और रूबल में ही आपसे व्यापार कर लेंगे। जबकि रसिया को ये मालूम है कि जो डॉलर है वो बड़ी ही स्टेबल करेंसी है, मतलब कि अगर आपने $1 से आज व्यापार किया तो $1 वो आने वाले समय में उस $1 की वैल्यू भी बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। ये इसके कई रीज़न हैं, अगर मैं उसके वीडियो बनाऊं तो वो एक अलग वीडियो चल जाएगा, क्योंकि ये अमेरिका की मोनोपोली शुरू से थी। वो शुरू से व्यापार या बिजनेस को पहचान गया था, तो उसने डॉलर को इस हिसाब से डिज़ाइन किया कि जितना भी इंटरनेशनल व्यापार है वो डॉलर में ही होता है। और जब इंटरनेशनल व्यापार डॉलर में ही होता है तो कोई भी देश डॉलर को सपोर्ट ही करता है, डॉलर को वो नहीं करता। और यही कारण है कि अमेरिका क्या करता है कि अगर वहाँ आपके लोगों को जब ज़रूरत होती है पैसों की तो बढ़ा वो डॉलर छाप देता है। उसे कोई मतलब नहीं रहता कि उसके फॉरेक्स रिजर्व में कितना पैसा है, क्या है, जैसे कि दूसरे देश चिंता करते हैं। वो जैसे होता है ना कि कागज़ छापना, ऐसे डॉलर के कागज़ छाप के और लोगों में बांट देता है। तो ये पूरा सीन वो इसलिए क्रिएट कर पाता है क्योंकि डॉलर की मोनोपोली है पूरे इंटरनेशनल मार्केट में। इसके लिए चीन बहुत ही प्रयत्नशील है कि युआन, उसकी जो मुद्रा है, उसमें व्यापार होने लगे। लेकिन अब देखो आगे आने वाले समय में क्या होता है। तो ये मैं यहाँ पर ये बोल रहा था कि रुपी रूबल ट्रेड के हिसाब से बात करने की बजाय इंडिया को ध्यान देना चाहिए कि वो ज़्यादा शीघ्र एक्सपेडाइट मतलब शीघ्र ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ। तो ये है, कभी डॉलर की जो मोनोपोली कैसे बनी उसका एक अलग ही वीडियो बन जाएगा, उसमें कम से कम 20 मिनट का कम से कम वीडियो बन जाएगा, इतना डिटेल डिस्कशन होगा। 1945 के बाद कैसे अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड को कल्चरल रूप से डिस्ट्रक्ट किया और ख़ुद की मोनोपोली बनाने के लिए हर जगह वो डिस्ट्रक्शन ही कर रहा है। इराक को
सद्दाम हुसैन को बेवजह ही उसने केमिकल बम के नाम पर मार दिया, पूरे इराक को तबाह कर दिया, पूरा सीरिया तबाह कर दिया। वो तो रसिया था जिससे सीरिया थोड़ा बहुत बचा है, नहीं तो इराक जैसे ही कंडीशन होती प्योर। और भी देख लो जहाँ जहाँ उसने तबाही मचाई है। तालिबान रिसेंटली अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया। तो अमेरिका की सीधी सी पॉलिसी रहती है कि अस्थिरता फैलाओ वर्ल्ड में और उसका व्यापार चलता रहे। द सेंटर अनाउंसमेंट दैट इंडिया मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हैव ऑलरेडी सरपास्ड द टारगेट सेट फॉर दिस फिजिकल ईयर। तो सेंटर ने अभी अनाउंसमेंट किया है कि उसने जो टारगेट सेट किया था कि हमें इतना एक्सपोर्ट करना है इस मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के अंदर इस ईयर में, तो वो पहले ही सरपास कर गया है। सरपास करके पहुंचा कहाँ है? विथ ओवरसीज शिपमेंट क्रॉस रिकॉर्ड 400 बिलियन मार्क बाय मार्च 21। मतलब मार्च 21 मतलब फिजिकल ईयर ख़त्म होने के 10 दिन पहले ही उसने 400 बिलियन के मार्क को क्या कर लिया? अचीव कर लिया है। ब्रिंग मच नीडेड चेयर टू इकोनॉमी स्टिल स्ट्रगलिंग टू रिकवर फ्रॉम ब्रसिंग इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। तो ये उस अर्थव्यवस्था के लिए चीयर करने, खुशी देने वाली बात होगी जो कि स्ट्रगल कर रही है कोविड-19 पेंडेमिक के इम्पैक्ट के थ्रू। जब से कोविड-19 इम्पैक्ट आया है उससे जो स्ट्रगलिंग कर रही थी इकोनॉमी, उसके लिए कुछ खुशी देने वाली बात है। द एक्सपोर्ट रीबाउंड कमिंग ऑन बैक ऑफ लास्ट फीजल पेंडेमिक इंड्यूस्ड स्लम्प एंड ग्लोबल डिमांड। तो यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है वो वापस आ रहे हैं, रिबाउंड हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं। कहाँ वापस आ रहे हैं? कि जो पेंडेमिक के कारण जो ग्लोबल डिमांड कम हुई थी उसके कारण जो हमारे एक्सपोर्ट में कमी आई थी वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? वापस अपनी पोजीशन पर पहुंच रहे हैं। इस पर्टिकुलरली हार्टनिंग एज द की वैल्यू एडेड सेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग गुड एंड अपैरल एंड गारमेंट हैव डन वेल दिस ईयर। और यहाँ पर एक और खुशी पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो जो की वैल्यू एडेड सेक्टर है, की वैल्यू एडेड सेक्टर मतलब ये होता है कि जो महत्वपूर्ण सेक्टर होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग सेक्टर हो गया। इंजीनियरिंग सेक्टर का हर जगह महत्व है। आप छोटी से छोटी चीज़ अगर बना रहे हो तो इंजीनियरिंग गुड की वहाँ ज़रूरत है। तो ये जो महत्वपूर्ण सेक्टर हैं जैसे इंजीनियरिंग गुड हो गया, अप्रैल सेक्टर हो गया, गारमेंट सेक्टर, लोग हमेशा कपड़े पहनेंगे, अप्रैल पहनेंगे। तो इन इन चीज़ों ने बहुत अच्छा काम किया। मतलब आप समझ रहे हो कि जब इन चीज़ों का बढ़ना अगर होता है तो आप ना एक पूरी वर्ल्ड को एक रिप्रेजेंट करते हो। इनका एक्सपोर्ट अगर बढ़ता है तो पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि गरीब से गरीब देश भी क्या करेगा? इंजीनियरिंग गुड की उसकी ज़रूरत है, अप्रैल की उसको ज़रूरत है, गारमेंट की उसको ज़रूरत है। लेकिन आप कहो कि हर एक देश को अगर एरोप्लेन की ज़रूरत, तो ऐसा नहीं है। हर एक देश पे हो सकता है 1 या 2 एरोप्लेन हो। इस प्रकार की से आप चीज़ें समझ सकते हो कि जो इंजीनियरिंग गुड हुआ, अप्रैल हुआ, गारमेंट, वो हर एक देश की ज़रूरत है। तो ये खुशी देने वाली बात है कि इसमें हमने जंप किया। इंजीनियरिंग गुड इन पर्टिकुलर हैव रजिस्टर्ड ऑलमोस्ट 50% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। इंजीनियरिंग गुड की बात करें तो वो हर साल 50% की दर से बढ़ रहा है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ उसकी हो रही है। वाइल द रेडीमेड गारमेंट लूज मोर देन 30% इंक्रीज। और रेडीमेड गारमेंट जो है उसका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। रेडीमेड गारमेंट मतलब समझ रहे हो, रॉ मटेरियल हमारा बांग्लादेश में भी होता है, कुछ पश्चिम बंगाल के एरिया में, तो रॉ मटेरियल, कुछ साउथ में भी कपास का उत्पादन होता है, तो रॉ मटेरियल भी इंडिया में हो रहा। फिर रॉ मटेरियल को हम जब फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं वो उसकी क्या हो रही है? डिमांड बढ़ रही है वर्ल्ड मार्केट में। तो ये भी इंडिया के लिए खुशी देने वाली बात है। एंड अप्रैल फरवरी पीरियड एज पर द प्रोविजनल डेटा फ्रॉम द कॉमर्स मिनिस्ट्री। जो प्रोविजनल डेटा अप्रैल फरवरी के अंदर कॉमर्स मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया, ये उसके आधार पर ये पूरी चीज़ें हैं। हाउएवर इन टर्म ऑफ द sheer scale of increase, petroleum products were standout performer as the global surge in oil price lifted the dollar value of overseas shipment of the good produced at India's refineries by 150% over the first 11 month of the fiscal year। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो नो डाउट बढ़ रहा है और अच्छा ही बढ़ रहा है। उसको तो बढ़ना मतलब हर कोई समझता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की तो ज़रूरत है ही। तो स्टैंड आउट परफॉर्मर है इज द ग्लोबल सर्ज इन ऑयल प्राइस। जैसे जैसे क्योंकि कोविड-19 के बाद क्या हो गया था, फैक्ट्री बंद हो गई थी। जब फैक्ट्री बंद हुई फिर खुली एकदम से, तो एकदम से डिमांड बढ़ गई। और डिमांड बढ़ी तो सऊदी अरेबिया और अमेरिका ने क्या किया? अपना जो प्रोडक्शन है, या ओपेक कंट्री ने प्रोडक्शन अपना डाउन कर दिया। जब प्रोडक्शन डाउन हुआ और डिमांड बढ़ी तो प्राइस भी बढ़ गई। तो ये, और भारत ने भी बहुत मुद्दा उठाया था इस चीज़ का कि नहीं, सऊदी अरेबिया को अपना प्रोडक्शन जो है प्री कोविड एरा के तहत ही बढ़ाना चाहिए। लेकिन सऊदी ने बढ़ाया नहीं। क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि सीधी सी बात है, जब प्रोडक्शन बढ़ा देगा क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे आ जाएंगे तो पैसा कम कमाएंगे ये लोग।
तो ये सब एक बिजनेस वाला गेम चल रहा है, लेकिन वो यहाँ पर हमें ये देखना है कि उससे क्या हुआ कि जब उसकी डिमांड बढ़ी तो डॉलर की वैल्यू पेट्रोलियम प्रोडक्ट से लिंक होती है, तो डॉलर भी बढ़ा। ओवरसीज शिपमेंट ऑफ गुड प्रोड्यूस एट इंडियाज रिफाइनरीज बाय 150% ओवर द फर्स्ट। और यहाँ पर क्या हुआ, तो ओवरसीज शिपमेंट क्या होता है, हम लोग क्रूड ऑयल यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। क्रूड ऑयल को हमारी रिफाइनरीज क्या करती हैं, साफ़ करती हैं, जो भी उसको पेट्रोलियम गुड्स में, फिनिश गुड में कन्वर्ट करती हैं, तो और फिर उसको क्या करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं 100% जंप किया उसने 11th मंथ के फीजल पीरियड में, मतलब लास्ट ईयर के फीजल पीरियड में। द फैक्ट दैट द एक्सपोर्ट ग्रोथ हैज़ बीन अचीव्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ परसिस्टेंट लॉजिस्टिक चैलेंज। और यहाँ पर एक फैक्ट ये है कि जो एक्सपोर्ट ग्रोथ जो अचीव हो रही है, हैव बीन अचीव्ड, जो अचीव हुई है अगेंस्ट द बैकड्रॉप परसिस्टेंट। और यहाँ पर ये अचीव होने में ऐसा नहीं है कि बड़ा फ्रूटफुल रास्ता था और हम गए और बस जाके हमारे अपने अपने जहाज़ हमने जाके विदेश भेज दिया और हमें पैसा आ गया, नहीं, ऐसा नहीं था। वहाँ पर भी बहुत चुनौतियाँ थी। कैसी चुनौतियाँ थी, बैकड्रॉप ऑफ, बैकड्रॉप मतलब होती है पृष्ठभूमि, और परसिस्टेंट लॉजिस्टिक चैलेंज। लॉजिस्टिक चैलेंज मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को भेजना, किसी चीज़ को लेना, ये एक लॉजिस्टिक चैलेंज लॉजिस्टिक कहलाता। तो यहाँ पर इस लॉजिस्टिक चैलेंज बहुत ही इंक्लूड रहे, जिसमें इंक्लूडिंग कंटेनर शॉर्टेज, मतलब भारत के पास जो कंटेनर होते हैं ना बड़े बड़े जहाज़ में, जहाज़ों में बैठ के जो कंटेनर भेजे जाते हैं, उन कंटेनर में सामान रहता है, वो जहाज़ पर लोड किए जाते हैं, वो कंटेनर की कमी पड़ गई थी भारत के अंदर। और जो पोर्ट कंजेस्टन मतलब पोर्ट हमारे पास लिमिटेड है। अब मान लो एक ज़्यादा से ज़्यादा अगर व्यापार होने लगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जहाज आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जहाज आएंगे तो फिर वहाँ पर वेटिंग लिस्ट ज़्यादा जारी हो जाएगी। तो पोर्ट कंजेस्टन थे, मतलब एक ही समय पर कई वोट का आना, तो वहाँ पर टाइम लगता हो, जब टाइम लगेगा तो नो डाउट फिर वो उस पर असर पड़ेगा। तो जब पोर्ट कंजेस्टन हुआ तो फ्रीट रेट मतलब होता है जो लॉजिस्टिक भाड़ा। इसको मैं कभी अगर मैं ये इकोनॉमिक टर्म्स को कभी एक्सप्लेन करना देखता हूँ, अगर मुझे समय मिला तो मैं इन इकोनॉमिक टर्म को एक डिटेल में, एक एक टर्म 2 या 3 सेकंड या 1 या 2 मिनट का बनेगा, तो उसे मैं एक अलग वीडियो के तहत पर्टिकुलर इकोनॉमिक टर्म को कवर कर लूँगा, जिससे आपको इन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी हो जाए। तो फ्रेट रेट आपका जो होता है वो कहलाता है आपका, सिंपल वर्ड में समझ लो आप, बंदरगाह का भाड़ा। जैसे आपका जहाज़ बंदरगाह पे आया तो वहाँ पर जो भाड़ा लगता है, जो जहाज़ का भाड़ा लगता है, उस सब को आप ये समझ लो। तो जब आपका कंजेशन होगा तो वहाँ पर रेट भी बढ़ेगा। रेट इसलिए बढ़ेगा क्योंकि फिर ज़्यादा से ज़्यादा जहाज़ वाले बोलेंगे कि नहीं भैया, हम ज़्यादा भाड़ा देते हैं, आप हमारा जहाज़ पहले लगा लो। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब चुनौतियाँ थीं, उसके बाद भी हमारा जो है एक्सपोर्ट बढ़ा। इज़ लॉडेबल एंड रिफ्लेक्ट द concerted effort मतलब ठोस एफर्ट मेड बाय द गवर्नमेंट इन कोऑर्डिनेशन विद इंडस्ट्री एंड कंट्रीज ओवरसीज मिशन। तो यहाँ पर इन सभी चैलेंज को होने के बाद भी ये एक बहुत मतलब सराहनीय, लॉडेबल मतलब सराहनीय कदम है हमारी गवर्नमेंट का, जिसने न केवल हमारी इंडस्ट्रीज़ के साथ संबंध स्थापित किया, बल्कि दूसरे देशों जहाँ जहाँ माल गया वहाँ पर भी एक प्रॉपर संबंध स्थापित किया, जिसके कारण हम इन सब चुनौतियों को ओवरकम करते हुए हमने ये जो माइलस्टोन है वो अचीव किया। इंटरेस्टिंगली, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल मेड पॉइंटेड रेफरेंस टू द रोल प्लेड बाय इंडियाज एम्बेसीज एंड एनवॉय इन एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमारे जो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने ये कहा एक पॉइंट करके कि भाई हमारी जो एम्बेसी है उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा किया। किस चीज़ में महत्वपूर्ण योगदान किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी खोज पाएँ हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, हमारा बिजनेस बढ़ाने के लिए। एंड इफ़ द करंट मोमेंटम इन एक्सपोर्ट टू बी सस्टेन्ड इन द कमिंग ईयर, द डिप्लोमेटिक कॉर्प्स विल नीड टू एनलार्ज देयर रोल इन ट्रेड प्रमोशन। तो यहाँ पर अगर हमारा ये जो एक्सपोर्ट है इसी हिसाब से बढ़ता रहा और इसी हिसाब से कायम रहा जो उसकी वृद्धि है, तो हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनके लिए अपने जो रोल है और जो हमारे जो व्यापार है उसके प्रमोशन के लिए और एक्टिव होना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक क्या कहना चाहिए, एक फोर्स लगेगा या ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रयास करना पड़ेगा कि वो इन सब चीज़ों को प्रमोट करें और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार हो, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो।
Still, the cheer of attaining the milestone need to be tempered by the acknowledge that multiple challenges persist on the trade front। तो यहाँ पर हम ठीक बात है, खुशी की बात है कि हमने ये माइलस्टोन किया तो हमें ये खुशी तो हो ही रही है, लेकिन हमें ये भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि अभी भी बहुत सी ऐसे चैलेंजेस हैं जो अभी ट्रेड फ्रंट पर हमें अभी देखने को बाकी है। एक तो हमने यही बता दिया कि बंदरगाह का कम होना, बंदरगाह का कम होने से क्या होता है, फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा जहाज़ एक ही जगह पे आ जाते हैं तो फिर उसमें टाइम लगता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि वर्तमान जो गवर्नमेंट है वो रोड कनेक्टिविटी इतनी फास्ट कर रही है कि अगर आपका मान लो जम्मू कश्मीर में कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसे कन्याकुमारी के बंदरगाह के थ्रू या मुंबई के बंदरगाह के थ्रू बहुत तेज़ी के साथ एक्सपोर्ट करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो इस चीज़ पर हमारी वर्तमान गवर्नमेंट भी काम कर रही है कि अगर कहीं पर रोड है तो रोड से रेल, एयरप्लेन और जो समुद्री मार्ग है बंदरगाह वाला, तो उन सब चीज़ों की कनेक्टिविटी इतनी फास्ट हो कि आप रोड से रेल का कनेक्ट कर लो, रेल से बंदरगाह का कनेक्ट कर लो, बंदरगाह से एयरप्लेन या हवाई जहाज़ वाला मार्ग जो क्या बोल रहे हैं ट्रेड रूट है वो फॉलो कर लो। मतलब इन सबको इतना कनेक्ट कर दो, इन सबको इतना जोड़ दो कि अगर मान लो कोई व्यक्ति अपना प्रोडक्शन कर रहा है कहाँ पर, किसी भी एक रिमोट एरिया में, लेकिन वहाँ पे क्या है, ट्रेन है, आपका एरोप्लेन, बंदरगाह और किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, तो वो क्या करे, तुरंत अपना ट्रेन में माल अपना लोड करवाए और तुरंत उस ट्रेन के थ्रू बंदरगाह पे पहुंच जाए। तो इस प्रकार की कनेक्टिविटी पर हमारी गवर्नमेंट इसीलिए काम कर रही है कि इन सब चैलेंज को क्या किया जाए, ओवरकम किया जाए। इम्पोर्ट हैव आउटपेस्ड एक्सपोर्ट दिस ईयर, ऑलमोस्ट डबलिंग द ट्रेड डेफिसिट इन द अप्रैल-फरवरी पीरियड टू मोर देन 175 बिलियन। तो यहाँ पर जो हमारा, चलो ठीक है एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा इम्पोर्ट है वो लगभग डबल हो गया है, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ रहा है और ये मोर देन 175 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर इतने का डिफरेंस हो, तो इस चीज़ पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा इम्पोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। द गैप इज़ वाइडर देन द प्री पैंडेमिक ईयर ऑफ 2019-20 as well as the point to the pressing need to step up the pace of export growth if the deficit is to be shrunk meaningfully। तो यहाँ पर जो 2019-20 है उससे भी ज़्यादा ये गैप क्या हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट का जो गैप है वो बढ़ रहा है। तो हमें इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा कि इस गैप को हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा कम करें। मतलब हमारा जैसे एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, 50 हो रहा है, और हम इम्पोर्ट कितने का कर रहे हैं, 100 का कर रहे हैं। तो हमें आगे आने वाले समय में हमें इम्पोर्ट को बहुत कम लाना पड़ेगा कि जैसे अगर हम एक्सपोर्ट 50 रुपये कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं इम्पोर्ट 70 करें, 60 करें और कोशिश हो कि 40 करें। मतलब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इम्पोर्ट कम हो। तो तभी हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो मीनिंगफुली अच्छा वेल काम कर रहा है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी, एक्सपोर्ट ग्रोथ ऑफ द डेबिट मीनिंगफुली। ठीक है बात। वाइल ग्लोबल इन्फ्लेशन इन कमोडिटी प्राइस सर्टेनली कंट्रीब्यूट टू एनलार्जिंग द वैल्यू ऑफ द बोथ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो यहाँ पर जो ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है ग्लोबल इन्फ्लेशन, इस बात से आपको कोई मतलब शक नहीं होगा कि ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ने वाली है, क्योंकि रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ेंगे, क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ेंगे तो नो डाउट जैसे ही क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो और सब इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक चीज़ उससे रिलेटेड है। तो ये तो एक सिंपल कारण हो गया, और कई जो एक टेक्निकल कारण है उसका हम बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ सिंपल कारण पर बात करते हैं। तो ये बढ़ने ही वाले हैं। तो हमें कमोडिटी सर्टेनली कंट्रीब्यूट टू एनलार्जिंग द वैल्यू ऑफ द बोथ एक्सपोर्ट, और यहाँ से जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। द फैक्ट दैट प्रोजेक्ट गुड वर नॉट ओनली आइटम ऑफ इम्पोर्ट, द फैक्ट दैट प्रोजेक्ट्स गुड वर नॉट item of import among the 30 broad category listed by the ministry that contracted over 11-month period is also cost for disquiet मतलब बेचैनी का कारण है। क्या बेचैनी का कारण है कि जो प्रोजेक्ट गुड्स है उनका क्या कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो 11 मंथ के पीरियड में, और ये एक
बेचैनी का कारण है, क्योंकि जो यहाँ के भी जो लोग हैं जो इम्पोर्ट करना चाह रहे हैं प्रोजेक्ट गुड को, उनके अंदर आशंका है। आशंका किस बात को लेकर है कि मान लो उन्होंने कोई प्रोजेक्ट उन्होंने स्थापित किया। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि उन्होंने एक नमकीन की फैक्ट्री बनाने की सोची, ठीक है। तो उसके लिए फैक्ट्री बनाने के लिए जो प्रोडक्ट लाना पड़ेगा वो विदेश से लाना पड़ेगा। लेकिन अगर उस नमकीन बनाने वाले को अगर ये लगता है कि यहाँ वो इंडिया के मार्केट में वो सेल ही नहीं कर सकता, और मान लो इंडिया तो छोड़ो, विदेश के मार्केट में वो नमकीन सेल नहीं कर सकता, तो क्या वो प्रोजेक्ट स्थापित करेगा? वो प्रोजेक्ट दूसरे देशों से मंगाएगा? ये मैंने बहुत एक सिंपल डोमेस्टिक एग्जांपल लिया है, ऐसे आप बड़े लेवल पर भी सोच सकते हो। तो ये भी एक बेचैनी का कारण है कि लोग जो प्रोजेक्ट गुड्स है उसको इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके जो देश हैं उसमें क्या नहीं हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या इस प्रकार की चीज़ें, प्रोजेक्ट स्थापित नहीं हो रहे हैं। और ये क्यों स्थापित नहीं हो रहे हैं? क्योंकि ये वर्ल्ड अनसर्टेनिटी के दौर में चल रहा है। रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इन्फ्लेशन के भी चांसेस लग रहे हैं, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आप अगर वर्ल्ड ऑर्डर में भी देखो तो ये जो ग्रुप है, पहले से जो स्थायी ग्रुप बने हुए थे, वो कहीं ना कहीं आगे पीछे हो रहे हैं। चीन जो हमारा विरोधी था अगले पिछले कुछ महीनों से, आज वो आके उसके विदेश मंत्री बेवजह आके हमारे लिए लोक लुभावन क्या करते हैं, वादे देते हैं या कहते हैं नहीं नहीं हम इंडिया की सॉवरेनिटी का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। वो नेपाल भी चले जाते हैं। तो ये चीज़ ग्लोबल टाइम्स वो जो कंटिन्यूसली इंडिया का क्या विरोध करता है, कंटिन्यूसली इंडिया के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चलवाता है, वो भी स्वीकार करता है कि कहीं ना कहीं वर्तमान परिदृश्य में इंडिया की जो इमेज है वो बहुत बढ़ गई है। एक वर्ल्ड ऑर्डर में, मतलब इंडिया का जो महत्व है वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत बढ़ गया है। तो इन सब चीज़ों के कारण जो ट्रेड में क्या हो रहा है, अनसर्टेनिटी है, उसके कारण लोग बच रहे हैं इन सब चीज़ों से। तो ये भी कॉज फॉर बेचैनी, मतलब ये भी एक बेचैनी का कारण है। द लैक ऑफ ओवरसीज परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर न्यू प्रोजेक्ट इज क्लियर इंडिकेटर दैट प्राइवेट इंडियन बिजनेसमैन आर स्टिल वरी ऑफ मेकिंग फ्रेश इन्वेस्टमेंट गिवन द लैक ऑफ मोमेंटम एंड पर्सनल कंजप्शन। देखो मैंने वही कहा, ये भी इन्होंने भी वही लिखा कि जो बिजनेसमैन है, प्राइवेट बिजनेसमैन, वो इस चीज़ को लेकर बड़े कंसर्न है कि जो पर्सनल कंजप्शन है वो यहाँ पर होगा नहीं, डोमेस्टिक कंजप्शन। वर्ल्ड में क्या चल रहे हैं, एक युद्ध चल रहा है, तो वहाँ ये भेजने से रहे, तो वो क्या कर रहे हैं, बच रहे हैं। जो कैपिटल गुड्स मतलब कहलाते हैं, जैसे आपने मशीन ली तो मशीन कैपिटल गुड्स में आता है, ठीक है। और जो मशीन से आप जो बना रहे हो वो फिनिश गुड्स कहलाता है वो, ठीक है। तो कैपिटल मतलब जिस चीज़ से आप पूंजी कमा रहे हो उस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना कैपिटल गुड्स। तो यहाँ पर भी इनका भी यही कहना है कि जो बिजनेसमैन है वो स्टिल वरी है, चिंतित हैं इस चीज़ को लेकर कि भैया मार्केट में वो अपना जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो कंज्यूम करवा पाएंगे कि नहीं, वो सेल करवा पाएंगे कि नहीं। तो इसलिए बच रहे हैं वो किसी भी ऐसे कैपिटल गुड्स को इम्पोर्ट करने से। With the war in Ukraine and sanction of Russia now posing the fresh problem of export seeking to ship goods to not only these country but other market in Europe as well as policy maker must। तो यहाँ पर रसिया यूक्रेन का वॉर के कारण जो सैंक्शन लगाए गए रसिया के अंदर, उसने एक फ्रेश प्रॉब्लम पैदा कर दी है। और वो किस चीज़ को लेकर है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को लेकर है। और ये ना केवल उन दोनों देशों के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारण हमारा प्रभावित होगा, बल्कि जो हमें यूरोप को भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना था वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी। क्योंकि आपने देखा होगा पूरे यूरोप ने, या यूरोप के जो मोस्टली यूरोपियन यूनियन की जो मोस्टली कंट्री हैं, उन्होंने रसिया पर प्रतिबंध लगा दिए। अब रसिया पर प्रतिबंध लगाने से क्या हुआ कि उसका जो क्रूड ऑयल मिलता था या क्रूड ऑयल जो बेचता था उसकी कमी होगी। जब उसकी कमी होगी तो फिर हर एक देश को अर्थव्यवस्था में चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। तो पॉलिसी मेकर मस्ट गो बियॉन्ड स्टॉप गैप मेजर सच एज द एनेबलिंग रूपी रूबल ट्रेड एंड एक्सपेडाइट ऑन गोइंग नेगोशिएशन ऑन द राफ्ट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सो एज टू एटलीस्ट हेल्प लोअर सम ऑफ द टैरिफ वॉल। तो यहाँ पर इनका यही कहना है कि क्रूड ऑयल का जो प्राइस कम हुआ सो जो बढ़ा है, तो उससे क्या होगा, जो हर एक देश के जो खजाना है, जो राष्ट्र का खजाना है, उस पर जो बोझ पड़ा, उस बोझ को कम करने के लिए वो क्या करेंगे, देश इंपोर्ट करना बंद कर देंगे। जब इंपोर्ट करना बंद कर देंगे तो इंडिया किसको एक्सपोर्ट करेगा। तो इनका जो राइटर का एक सुझाव है
कि इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने चाहिए, अलग अलग देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने चाहिए। उससे क्या होगा कि जो टैरिफ वाला मुद्दा रहता है ना, वो जल्दी सुलझ जाएगा और आपके मतलब जो एक्सपोर्ट हैं उन पर उतना कम प्रभाव पड़ेगा, जो कि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं किए उसके कारण पड़ेगा। तो ये कंपैरेटिवली आपके जो एक्सपोर्ट हैं कहीं ना कहीं कम प्रभाव होंगे और आपका एक्सपोर्ट कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा और आपके जो मतलब जो डिप्लोमेटिक पावर है, वर्ल्ड पावर, वो तो बढ़ेगी, क्योंकि जब आप आर्थिक रूप से इंडल्ज होते हो दूसरे देश के अंदर तो उसके भी अपने अलग फ़ायदे होते हैं। तो ये इनका कहना है कि आप जो रसिया रूबल पर कर रहे हो ना, रसिया रूबल, क्योंकि दोनों ही अनस्टेबल कंट्री अनस्टेबल करेंसी है, तो ये चलो ठीक है, आपने रसिया के साथ तो डील कर ली, लेकिन आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ एडिटोरियल। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सो थैंक यू फॉर टुडे।